स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। आप सभी का स्वागत है। पूर्वी हिंदी की अवधी बोली पर टिप्पणी या उसकी विशेषताओं के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अवधी बोली हिंदी की महत्वपूर्ण बोली है। अयोध्या से औध या अवध प्रांत बनता है। इसी के आधार पर इसे अवधी कहते हैं। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, पूर्वी कोसली या बैसवाड़ी। तो आप ध्यान रखेंगे कि अवधी बोली का अन्य कौन सा नाम है, तो पूर्वी कोसली या बैसवाड़ी इसका नाम है। अवधी बोली लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, जौनपुर, मिर्ज़ापुर के पश्चिमी भाग तथा फतेहपुर और इलाहाबाद में भी ये बोली जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस बोली का जो क्षेत्र है वो कहाँ तक है। तो फिर से ध्यान से देखें, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, जौनपुर, मिर्ज़ापुर के पश्चिमी भाग, फतेहपुर और इलाहाबाद। इस पूरे बेल्ट में अवधी बोली का प्रसार आपको और प्रयोग दिखाई पड़ेगा। अवधी भाषा का विकास जो है वो किस अपभ्रंश से हुआ, यह प्रश्न बनता है सामान्यतः। तो इसका विकास अर्धमागधी से माना जाता है। अर्धमागधी का जो साहित्यिक रूप है उसमें अवधी की कुछ प्राचीन विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं, किंतु बाबू तोताराम का मत है कि पूर्वी हिंदी का संबंध अर्धमागधी की अपेक्षा पाली से ही अधिक है। पाली प्राकृत वाली जो बोली है भाषा उसके अनुरूप है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का मत ठीक इसके विपरीत है। उनका कहना है कि अवधी किसी अर्धमागधी या प्राकृत या अपभ्रंश की पुत्री नहीं है जो उससे जन्म लेती है। अवधी का आधार प्राचीन कोसली, कौशल प्रदेश यानी अयोध्या का जो क्षेत्र है उस समुदाय की गण भाषाएँ थी ये। तो ये उससे विपरीत जो है रामविलास शर्मा की मान्यता है। अब हम देखेंगे कि इसकी ध्वनिगत विशेषताएं क्या हैं अवधी बोली की। अवधी में हिंदी की प्रायः सभी ध्वनियाँ मिलती हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ प्रमुख स्वर ध्वनियाँ हैं इसमें। अवधी में ए, ओ के ह्रस्व रूप भी प्रचलित है, जैसे बेटवा, लाटवा में प्रयुक्त ए, ओ ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व यानी छोटा ए, बड़ा ए और औ दो को आप देखें मूल स्वर न होकर संयुक्त स्वर हैं। यह प्रश्न बनता है कि अवधी बोली में ए, बड़ा ए और बड़ा औ क्या ये मूल स्वर हैं? तो यह मूल स्वर न होकर संयुक्त स्वर हैं अवधी बोली में। ये आपको ध्यान रखना है। इनका उच्चारण संस्कृत परंपरा की याद दिलाता है। अवधी में जैसे अगर आप देखें कि जो पैसा एक शब्द प्रचलित है और औरत, तो इसमें बड़ा ए की मात्रा है, तो बड़ा ए का ह्रस्व रूप होता है। आप देखिए दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि ह्रस्व रूप ही इसमें प्रचलित है ए और औ का। तो ह्रस्व रूप होगा तो क्या होगा? पैसा, बड़ा ए का पैसा हो जाएगा, यानी ए का ऐ हो जाता है। और वही देखिए औरत, औरत में औरत हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि ए का ऐ हो जाता है और औ का औ हो जाता है। ये आपको अवधी में प्रयोग मिलेगा। सामान्यतः जो लोग अवधी बोली बोलते होंगे आप उनके उच्चारण देखिए तो कभी वो पैसा नहीं पैसा कहते हैं, औरत नहीं औरत कहते हैं। तो इसी तरह री, जो ऋषि वाला री है उसका स्वर रूपांतर अ, ई, उ परंपरागत तद्भव शब्दों में सुरक्षित देखा जा सकता है। जैसे मातृ बोलते हैं, मातृ प्रयोग किया जाता है खड़ी बोली में, लेकिन इसका अवधी में जो रूप है वो माई हो जाता है। तो री यहाँ त्रि में नीचे री की मात्रा है, लेकिन अवधी में जाकर के वो ई हो जाता है। तो ई के रूप में वो ये री सुरक्षित रहता है। वैसे जैसे तृण, तृण देखेंगे आप तो अब ये तृण का ई हो गया, यानी इस री का जो त के नीचे लगा है वो ई हो गया, ई होने के बाद वो तिनका हो गया। तो इसी तरह से अवधी बोली में बहुत सारे शब्दों में
ऐ औ इन ये सारे प्रयोग और री का अ ई उ में परंपरागत रूप से उसे सुरक्षित करके बचाया गया है। आगे देखें उसकी विशेषताएं कि व्यंजन ध्वनि व्यवस्था में भी मानक हिंदी से थोड़ा भेद परिलक्षित होता है। अवधी में अण ध्वनि नहीं है, इसका स्थान ग्रहण करती है न, यानी जहाँ भी अवधि वैसे खड़ी बोली में जहाँ भी अण का प्रयोग होता होगा, अवधि में उसकी जगह पे न का प्रयोग होता है। जैसे बाण, बाण का देखेंगे तो बाण बोलने में बाण हो जाता है, तो अण का न हो जाता है इसमें। ड, आप अगला देखिए तो जो ड होता है, डलिया वाला ड के स्थान के तथा ल के स्थान पर, ड और ल के स्थान पर ल र हो जाता है। ठीक, वहाँ र का आगमन होता है। ड तथा ल के स्थान पर र का आगमन हो जाता है। शब्द के मध्य या अंत में रहने पर ड मानक हिंदी में भी प्रारंभ में प्रयुक्त नहीं होता। आरंभिक र और ल दोनों सुरक्षित हैं। जैसे आरंभ का राम, उसका जो है लाम हो जाता है। ठीक, आगे ये इसका सूत्र है कि ड और ल का र हो जाता है। जैसे थाली, ल पीछे है तो इसका परिवर्तित होकर थारी हो जाएगा, ल का र हो गया। साड़ी, साड़ी का पीछे ड का र हो गया तो सारी हो गई। जैसे हल, हल में ल पीछे है और इसका परिवर्तन र में हो गया तो हर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि ड और ल के स्थान पर र हो जाता है। अच्छा, आगे आप देखेंगे कि जो स के 3 प्रचलित रूप हैं, स, ह, श, तीनों के स्थान पर केवल सादे स का प्रयोग होता है। कभी भी इन 3 प्रकार के अलग अलग श का इसमें इस्तेमाल आपको नहीं दिखाई देगा अवधि में। केवल सादा स, जो सरौता वाला स बोलते हैं, उसका प्रयोग इसमें होता है। इसकी व्याकरणिक विशेषताएं क्या है? अवधि में आ, अकारांत और इकारांत संज्ञाओं के 3 रूप प्रचलित हैं। जैसे लरिका, लरिकवा, लरिकौना, बिटिया, बिट्टी, बिटियवा। तो ये जो है आकारांत और इकारांत दोनों तरह की संज्ञाओं के 3 रूप इसमें प्रचलित हैं। आकारांत माने लरिका का आकारांत। ठीक, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसके 3 रूप प्रचलित हैं अवधि में, आकारांत और इकारांत के रूप में। अगला व्याकरणिक विशेषता आप देखें कि इया, उआ या वा प्रत्यय लगाकर अधिकांशतः शब्दों के साथ ये लगाए जाते हैं। जैसे रतिया, बतिया, भिनसरवा, संझवा, यानी किसी भी शब्द में ज़्यादातर प्रयोग होता है वा, उआ या इया, इस टाइप की चीज़ें लगा करके, प्रत्यय लगा करके शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विदेशी शब्द भी इन प्रत्ययों से मुक्त नहीं होते हैं, जैसे रजिस्टरवा, फाइलवा। तो इस टाइप की चीज़ें इसकी व्याकरणिक विशेषताओं में हैं। और इया, ध्यान से देखिएगा, इया, उआ या वा, ये प्रत्यय लगा करके अपने शब्दों का प्रयोग अवधि बोली के लोग करते हैं। अवधि में अकारांत या आकारांत शब्द पुल्लिंग तथा इकारांत या ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जहाँ पे शब्दों के अंत में अ या आ होगा, वो आप ध्यान से उसको देखेंगे तो वो पुल्लिंग शब्द होंगे। और जहाँ इकारांत होंगे या ई का बड़ी या छोटी से कोई शब्द का अंत हो रहा है, वो संभावना है वो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन या इनी प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे माली का स्त्रीलिंग मालिन, इन लगा दिया गया। पंडित का पंडिताइन, आइन लगा दिया गया। तो इस तरह के जो प्रत्यय हैं वो लगा करके इसके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाए जाते हैं। सर्वनाम में हम देखें, सर्वनाम में मई, मैं, मौका, आपन, अस, तस, तू, तोका, तोहार, तोहसे, ये इस तरह के इसके सर्वनाम होते हैं जो संबोधन में प्रयोग किए जाते हैं। अव्यय, अव्यय का अर्थ है कि ऐसे शब्द जो कभी व्यय नहीं होते। काल, समय, परिस्थिति, लिंग, इन क्रियाभेद, इन सब परिस्थितियों में ये शब्द
अपने अर्थ को बचाए रखते हैं, नष्ट नहीं होते। जैसे अबई, अभी के लिए अबई या अबहीं, तब तबई, तभी के लिए। फूनी, फूनी माने फिर, कतऊ, कतहू, कछु, बहुतय, और, ऐसा, कैसा। ये सारे अव्यय शब्द हैं जिनका अर्थ नहीं, अव्यय का अर्थ होता है कि जिनके अर्थ व्यय नहीं होते, लिंग की वजह से, काल की वजह से उनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय होते हैं। तो अवधि के जो अव्यय शब्द हैं वो यही हैं, अबई, अबहीं, तबई, तबहीं, फूनी, कतहूँ, कछु, बहुतय, और, ऐसा, कैसा। तो ये सामान्य विशेषताएं अवधि बोली की हैं। आप इन्हें अगर ध्यान से देखेंगे तो आप सामान्यतः प्रयोग में ये आपको सुनाई पड़ जाएगा और आसान हो जाएगा आपके लिए इसे समझना। तो ये थी अवधि बोली की विशेषताएं और उसके व्याकरणिक परिचय, ध्वनिगत परिचय। आगे हम ब्रजभाषा और खड़ी बोली के बारे में आपके समक्ष अच्छी सामग्री लेकर के आएंगे। धन्यवाद।